हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यानी हु अमॉन्ग द फ्लोइंग विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न रिसेंटली। ए ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी है जगदीप धनकर और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी लाल कृष्ण आडवाणी। तो हाल ही में जो है लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और देखिए, ये जो है ये होगा 50वें व्यक्ति होगा जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत रत्न दिए जाने वाले 50वें व्यक्ति होंगे। और देखिए, इससे पहले जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, ठीक है, देने का जो है ऐलान किया गया था। और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, और देखिए, इन्हें ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इन्हें 2015 में, ठीक है, 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किया गया था। अब देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जा चुका है। अब चलिए भारत रत्न से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, भारत रत्न, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अब देखिए कि भारत भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका जो प्रारंभ हुआ कब से हुआ? तो भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1954 से। कब से? 1954। ठीक है, 1954 से। उसके बाद देखिए, अब देखिए कि भारत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय। तो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखना है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए, भारत रत्न भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और इन्हें जो है 1971 में सम्मानित किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी कब? 1971। ठीक है, 1971। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ठीक है, प्रथम व्यक्ति। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखना है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अब देखिए, इन्हें कब दिया गया? तो 1966 में। ठीक है, 1966। तो 1966 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ये जो है प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त सम्मानित होने वाले। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो देखिए इन्हें जो है 1990 में, कब दिया गया? 1990 में, ठीक है, 1990 में। तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्त, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी, ठीक है, प्रथम विदेशी, ठीक है। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये जो है पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान का, और कब? 1987 में, 1987 में। तो याद रखना है भारत रत्न प्राप्त करता है प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें जो है 1987 में दिया गया। उसके बाद देखिए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है कब दिया गया? देखिए मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा को भारत रत्न, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये दिया गया, इन्हें दिया गया 1980 में, ठीक है। कब दिया गया? 1980 में। तो याद रखना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है कब दिया गया? तो 1980 में दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? 1980 में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ठीक है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स कॉल्ड? ए ऑप्शन है जियोलॉजी, बी है कार्टोग्राफी, सी है जियोलॉजी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। अच्छा, इसका जो आंसर होगा कार्टोग्राफी, सॉरी बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए मानचित्र के विज्ञान कार्टोग्राफी में मानचित्र की विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और देखिए कि जियोग्राफी में देखिए जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी में भूपटल, ठीक है, जियोग्राफी में भूपटल एवं उससे जुड़े अवयवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है जियोग्राफी में भूपटल एवं उससे जुड़े अवयवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए जियोलॉजी में, ठीक है, जियोलॉजी ठीक है, जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है कि जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जियोलॉजी में पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द तकला मकान डेजर्ट लोकेटेड? ए ऑप्शन है चाइना, बी है मंगोलिया, सी है कजाकिस्तान, और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी चाइना। तो तकला मकान मरुस्थल चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है,
ठीक है, चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित हैं। उसके बाद देखिए गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल ठीक है, गोबी मरुस्थल ये जो है मंगोलिया में स्थित है। कहाँ है? मंगोलिया। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। मंगोलिया में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में स्थित है। उसके बाद देखिए गोबी मरुस्थल ये जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल। तो याद रखना है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए लोएस का मैदान, ठीक है, लोएस का जो मैदान है, लोएस का मैदान ये लोएस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। मंगोलिया और चीन में मिलता है। तो देखिए लोएस का मैदान जो है ये मंगोलिया और चीन में मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल है जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महादेश में है तथा यह 10 देशों में विस्तृत है। यह जो है कितने देशों में? 10 देशों में। ठीक है, 10 देशों में विस्तृत है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन चंपारण? ए ऑप्शन है दीपक सुरेना, बी है डॉक्टर के.पी. माथुर, सी है राज कमल मुखर्जी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। कौन है? दीनानाथ गोपाल, ठीक है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अब देखिए चंपारण का किसान सत्याग्रह, देखिए चंपारण, ठीक है, चंपारण का किसान सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह ये अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। ठीक है, चंपारण की धरती पर ही किया। उसके बाद देखिए कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी जी का जन्म, ठीक है, गांधी जी का जन्म जो है, जन्म जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, ठीक है, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। तो याद रखना है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उसके बाद देखिए कि गांधी जी 1853 में, गांधी जी 1853 में, ठीक है, 1893 में, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है, कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहाँ नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, वहाँ नेटाल कांग्रेस, ठीक है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, और 1915 में गांधी जी भारत अस्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गए, ठीक है, और गांधी जी जो है वापस दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए? तो देखिए गांधी जी जो है वापस जो है 1915 में, ठीक है, गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस जो है अस्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आ गए, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? हु हैज बीन chosen as the best actor at the 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। ये ऑप्शन है अल्लू अर्जुन, बी है सूर्या, सी है अजय देवगन और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी अल्लू अर्जुन। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है, ठीक है, अल्लू अर्जुन को चुना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, ठीक है, 2023 जो है 2023 अभिनेता जो है 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना है? तो ये अल्लू अर्जुन को, ठीक है, किसे चुना है? अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन को चुना है, ठीक है, अल्लू अर्जुन को चुना है, ठीक है। तो किस फिल्म के लिए? तो पुष्पा, ठीक है, अल्लू अर्जुन को चुना है पुष्पा। अब देखिए अभिनेत्री जो है, अभिनेत्री 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, किसे चुना है? तो ये जो है आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट और कृति शेनन, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है फीचर फिल्म, ठीक है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, ठीक है, फिल्म पुरस्कार 2023 किस फीचर फिल्म को जो है चुना गया है? तो देखिए फीचर फिल्म की यदि बात करें, फीचर फिल्म, ठीक है, फीचर फिल्म, तो ये है फीचर फिल्म है रॉकेटरी, ठीक है, फीचर फिल्म रॉकेटरी, क्या है? फीचर फिल्म है रॉकेटरी, ठीक है, रॉकेट। हम देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि राष्ट्रीय 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो है किस हिंदी फिल्म को जो है, किस हिंदी फिल्म, ठीक है, किस हिंदी फिल्म को जो है चुना गया है? तो यह है सरदार,
ठीक है, सरदार उधम, क्या है, सरदार उधम, ठीक है, सरदार उधम, सरदार उधम। उसके बाद देखिए, और 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस निर्देशक को चुना गया है। तो देखिए, निर्देशक की यदि बात करें तो निर्देशक है निखिल महाजन, ठीक है, निर्देशक है निखिल, ठीक है, निखिल महाजन, निखिल महाजन, ठीक है, निखिल महाजन। तो याद रखना है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस निर्देशक को चुना गया है, तो निखिल महाजन को, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट की जारी, ठीक है, रिट जारी, रिट, ठीक है, रिट जारी की जाती हैं। तो रिट इज इशूड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ये ऑप्शन है चुनाव आयोग द्वारा, डी है उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी है संसद द्वारा, और डी है नन ऑफ दीज। का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है, ठीक है, रिट जारी किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार के हनन होने पर, मौलिक अधिकार के हनन होने पर, मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम, ठीक है, होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 के अधीन 5 प्रकार का रिट, ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी अनुच्छेद 226 के अधीन 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, ठीक है, रिट जारी कर सकता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार के लिए भाग 3 तक सीमित है, ठीक है, भाग 3 तक सीमित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है। सरदार पटेल वॉज कंपेयर्ड विद विच ऑफ द फ्लोइंग। ए ऑप्शन है बिस्मार्क, बी है केवू, सी है जोसेफ मेजनी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी बिस्मार्क। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? बिस्मार्क से किया जाता है। अब देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने जो है क्या किया, तो जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। तो बिस्मार्क ने क्या किया है, जर्मनी का एकीकरण किया, और वह महान राजनीतिज्ञ थे। वह क्या थे? महान राजनीतिज्ञ। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, पटेल ने भारत का एकीकरण, ठीक है, भारत का एकीकरण किया है, ठीक है, भारत का एकीकरण किया।
उसके बाद देखिए देशी राज्यों को देशी देशी राज्यों को देशी राज्यों देशी राज्यों को विलय पत्र देशी राज्यों को विलय पत्र पर देशी राज्यों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पटेल थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पटेल थे। ठीक है, पटेल थे। तो याद रखना है भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, सरदार पटेल को भारत का, ठीक है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं। देखिए एक फर्मी बराबर ठीक है, एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। उसके बाद देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। उसके बाद देखिए एक यार्ड बराबर क्या होता है? तो 0.9144 मीटर। ठीक है, एक यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है? तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान। उसके बाद देखिए एक पाउंड बराबर क्या होता है? एक पाउंड बराबर होता है 435 ग्राम। एक पाउंड बराबर 435 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 435 ग्राम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए हरिपुरा अधिवेशन।
हरिपुरा अधिवेशन ये कब हुआ? तो 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो हरिपुरा अधिवेशन ये हुआ 1938 में और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए त्रिपुरी अधिवेशन। तो त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ 1939 में। ठीक है, 1939। हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, ये हुआ 1939 में। ठीक है, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए नागपुर अधिवेशन ये हुआ 1891 में। नागपुर अधिवेशन ये कब हुआ? 1891 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ। इसके अध्यक्ष है पी आनंद चार्लू। उसके बाद है लाहौर अधिवेशन। क्या है? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन 1929 और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए दिल्ली अधिवेशन। क्या है? दिल्ली अधिवेशन ये कब हुआ? तो 1918 में। दिल्ली अधिवेशन 1918। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मालवीय। तो याद रखना है कि दिल्ली अधिवेशन ये हुआ 1918 में और इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अब देखिए 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। और 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ 1916 में। और 1924 ईस्वी के बेलगाम अधिवेशन 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। ठीक है, गांधी जी ने की। और चलिए नेक्स्ट पेज में पुस्तक और उनके लेखक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है गांधी। ठीक है, गांधी एन इलस्ट्रेट बायोग्राफी। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रमोद कपूर। ठीक है, इसके लेखक कौन है? प्रमोद कपूर। तो याद रखना है गांधी एन इलस्ट्रेट बायोग्राफी, इसके लेखक है प्रमोद कपूर। उसके बाद देखिए दी ग्रेट इंडियन नोवेल, इसके लेखक है शशि थरूर। दी ग्रेट इंडियन नोवेल, इसके लेखक है शशि थरूर। ठीक है, दी ग्रेट इंडियन नोवेल, इसके लेखक है शशि थरूर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है ए सुटेबल बॉय। ठीक है, असुटेबल बॉय, इसके लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ। असुटेबल बॉय इसका लेखक है विक्रम सेठ। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया गेट, इसके लेखक कौन है? तो इंडिया गेट के लेखक है लेसी फासवर्ग। ठीक है, लेसी फासवर्ग।
तो इंडिया गेट, इसके लेखक है लेसी फास वर्ग, ठीक है, लेसी फास वर्ग। उसके बाद देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बुक्स, ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके देखेंगे प्रसिद्ध बुक, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स हैं ये क्या क्या हैं, तो गोरा, ठीक है, गोरा। उसके बाद है गीतांजलि, गोरा गीतांजलि, गोरा गीतांजलि। उसके बाद है काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाला। उसके बाद है पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गोरा, गीतांजलि, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस। गोरा, गीतांजलि, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस, ये सारे बुक्स जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक, जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक। तो देखिए इनके जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये है डिस्कवरी, 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 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है ग्लिम्पसेज, ठीक है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, क्या है, तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद है मेरी कहानी, क्या है, मेरी कहानी, मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी। ये जो है ये सारे जो है बुक्स ये है जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तकें, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ठीक है। जैसे देखिए दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/f, 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u, ठीक है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। उसके बाद देखिए लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र जो है लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वहीं दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u, ठीक है, 1/u। उसके बाद चलिए देखते हैं, जैसे देखिए एल्केन, एल्केन, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n+2। क्या होता है एल्केन का सूत्र, तो CnH2n+2, CnH2n+2। उसके बाद देखिए एल्कीन, क्या है, एल्कीन, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या होता है, तो ये होता है CnH2n, CnH2n। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n। उसके बाद देखिए एल्काइन, क्या है, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का जो एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। उसके बाद देखिए एल्कील, उसके बाद क्या है एल्कील, एल्कील, ठीक है, एल्कील। तो एल्कील का जो है एल्कील का सामान्य सूत्र, ठीक है, एल्कील, एल्कील का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कील का होता है CnH2n+1। एल्कील श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+1। क्या होता है CnH2n+1। और एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n।
H2N। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है एसआई मात्रक देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ज्योति फ्लक्स, ठीक है, ज्योति फ्लक्स इसका जो एसआई मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। उसके बाद देखिए तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, एंगस्ट्रम। उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता, क्या है, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक, ठीक है, पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, ठीक है, पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है, ठीक है, क्या होता है, मोल, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है वायुमंडल में गैसों की मात्रा देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। देखिए वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस तो कितनी होती है, तो ये 78%, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, कितनी पाई जाती है, तो 78%। अब देखिए दूसरे स्थान पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है ये 21%, कितना, 21% पाई जाती है। दूसरे स्थान पर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो कितना पाई जाती है, 21%, ठीक है। और देखिए उसके बाद चौथे स्थान पर, ठीक है, चौथे स्थान पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत, तो वायुमंडल में चौथे स्थान पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाया जाता है 0.03%, ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है, 0.03%, ठीक है। उसके बाद देखिए एवं जो शेष गैस होता है, ठीक है, शेष, ठीक है, जो अब बचा है शेष गैस, तो शेष गैस कितना पाया जाता है, तो शेष गैस 0.71%, ठीक है, शेष जो होता है 0.71%। और वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी पाई जाती है, तो देखिए आर्गन, ठीक है, आर्गन, तो वायुमंडल में आर्गन गैस जो है ये पाई जाती है 0.9%, कितना, 0.9, ठीक है, 0.9% की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। उस अब चलिए नेक्स्ट पेज में विटामिन और इसके रासायनिक नाम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उसके बाद है विटामिन B2, क्या है, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। उसके बाद है विटामिन बी थ्री इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है, नियासिन, ठीक है, नियासिन। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह है रेटिनॉल, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। उसके बाद विटामिन B5, क्या है, विटामिन B5, तो विटामिन B5
का जो रासायनिक नाम है यह है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद है विटामिन बी 7। तो इसका जो रासायनिक नाम है यह है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ठीक है, बायोटीन। तो विटामिन बी 7 इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, बायोटीन है। उसके बाद है विटामिन 1। ठीक है, विटामिन बी 1 इसका जो रासायनिक नाम है यह है थायमीन। क्या है? थायमीन। तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन ए का है रेटिनॉल। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का नियासिन। विटामिन बी 5 का पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी 7 का बायोटीन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके लोक नृत्य। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए असम। तो असम में जो लोक नृत्य है ये कौन कौन सी है? देखिए असम का लोक नृत्य है जैसे बिहू। क्या है? बिहू। उसके बाद है बिछुआ। बिहू बिछुआ। ठीक है, बिहू बिछुआ। खेल गोपाल। खेल गोपाल। खेल गोपाल। तो असम का जो लोक नृत्य है यह है बिहू बिछुआ खेल गोपाल। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है ये क्या है? देखिए पश्चिम बंगाल का है बाउल। पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है यह है बाउल। ठीक है, क्या है? तो बाउल है। ठीक है, बाउल। उसके बाद है जतरा। ठीक है, बाउल और जतरा। बाउल। उसके बाद है जतरा। ठीक है, बाउल और जतरा ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ का जो लोक नृत्य है क्या है? तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य है यह है राउफ। क्या है? राउफ। राउफ। उसके बाद है हिकात। राउफ और हिकात। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है यह है राउफ हिकात। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली। ठीक है, क्या है? छपेली। छपेली। उसके बाद है चंबा। छपेली। उसके बाद है चंबा। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो लोक नृत्य है लोक नृत्य ये क्या है? तो लक्षद्वीप का है परिचा काली। परिचा काली। परिचा काली। उसके बाद है कोल काली। परिचा काली, कोल काली। परिचा काली और कोल काली। ठीक है, परिचा काली और कोल काली। उसके बाद देखिए मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए रग्बी रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल। ठीक है, रग्बी फुटबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है 15। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में 15। उसके बाद है हॉकी। ठीक है, हॉकी। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या है 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी? 11। उसके बाद देखिए क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। उसके बाद फुटबॉल। क्रिकेट फुटबॉल। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11। ठीक है, तो रग्बी फुटबॉल में 15। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11। उसके बाद देखिए खो खो। क्या है? खो खो। खो खो और बेसबॉल। ठीक है, खो खो और बेसबॉल। खो खो और बेसबॉल। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या खो खो और बेसबॉल इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9। ठीक है, खो खो और बेसबॉल इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9। उसके बाद है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। कबड्डी और वाटर पोलो। क्या है? कबड्डी और
वाटर पोलो, कबड्डी और वाटर पोलो, कबड्डी और वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7। कबड्डी और वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या है 7। उसके बाद देखिए वॉलीबॉल, क्या है? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6। कितना है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 है, ठीक है। और क्रिकेट में कितना है? क्रिकेट में है 11। क्रिकेट में है 11। हॉकी में है 11, ठीक है। क्रिकेट में है 11, हॉकी में है 11, और फुटबॉल में भी, फुटबॉल इसमें भी कितना है खिलाड़ियों की संख्या? तो 11, ठीक है, 11। अब चलिए नेक्स्ट पेज में पुस्तक, प्रमुख पुस्तक और इसके लेखक देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे है कथकली, कथकली, कथकली डांस थिएटर, कथकली डांस थिएटर, कथकली डांस, डांस थिएटर, ठीक है, कथकली डांस थिएटर। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पी.के., ठीक है, पी.के. गोपाल कृष्णन, पी.के. गोपाल कृष्णन, पी.के. गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो याद रखना है कि कथकली डांस थिएटर, इसके लेखक है पी.के. गोपाल कृष्णन, पी.के. गोपाल कृष्णन। उसके बाद है कारगिल, देखिए उसके बाद है कारगिल, कारगिल, कारगिल एक यात्री, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी, ठीक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके लेखक है ऋषि राज, इसके लेखक है ऋषि राज, ठीक है, कौन है? ऋषि राज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्ल्स, कर्ल्स, कर्ल्स हाफ, कर्ल्स हाफ डिवोशन, कर्ल्स हाफ डिवोशन, इसके लेखक हैं अनीता, कौन है? अनीता भरत शाह, कौन है? अनीता भरत शाह, ठीक है। तो कर्ल्स हाफ डिवोशन, इसके लेखक है अनीता भरत शाह। उसके बाद है क्रॉस कोर्ट, क्या है? क्रॉस कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जयदीप, जयदीप, जयदीप जयदीप मुखजिया, ठीक है, जयदीप मुखजिया, जयदीप मुखजिया जो है क्रॉस, क्रॉस कोर्ट के लेखक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट बुक है रीफार्म, रिफार्मेशन, 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 इसके लेखक हैं गौतम, कौन लेखक है? तो गौतम, गौतम चिकरमाने, गौतम चिकरमाने, ठीक है। रिफार्मेशन, इसके लेखक है गौतम चिकरमाने, ठीक है, कौन है? गौतम चिकरमाने, ठीक है। उसके बाद देखिए दी पावर्टी ऑफ वर्टिकल, इसकी एक बुक है दी पावर्टी, दी पावर्टी ऑफ, द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 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 ठीक है। तो दी पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई, कौन है? मेघनाथ, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, ठीक है, मेघनाथ देसाई। तो याद रखना है दी पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। अब चलिए नेक्स्ट पेज में पदार्थ और इसके अनुसूत्र देखने वाले हैं। तो देखिए, इसे देखिए बिना, बिना बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चुना, तो इसका सूत्र क्या होता है? बिना बुझा हुआ चुना, तो इसका जो सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है CaO, क्या होता है? CaO, बिना बुझा हुआ चुना होता है CaO। उसके बाद देखिए बुझा हुआ चुना, क्या है? बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है? CaOH के होल टू, CaOH, CaOH
CaOH के होल 2। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का होता है CaOH के होल 2 और बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कैल्शियम 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 कार्बोनेट ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। उसके बाद है सोडियम, क्या है सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, बुझा हुआ चूना का होता है CaOH के होल 2 और बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO। और डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है डोलोमाइट ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र होता है क्या होता है CaMg का होल ट्वाइस। ठीक है, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए, बिहार में ठीक है, बिहार में प्रखंडों की संख्या तो बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या यह 534। ठीक है, बिहार में टोटल प्रखंड कितना है? तो 534। उसके देखिए बिहार में प्रमंडल की संख्या, ठीक है, बिहार में प्रमंडल की संख्या, तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। और कितने प्रखंड है? 534। देखिए बिहार में अनुमंडल की संख्या, तो बिहार में जो है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 101। ठीक है, बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101 है। बिहार में प्रमंडल 9 है और प्रखंड 534 है। बिहार में गांवों की संख्या, तो देखिए बिहार में गांवों की संख्या कितना है? तो गांवों की संख्या 45,103। ठीक है, तो बिहार में गांवों की संख्या है 45,103। ठीक है, तो याद रखना है बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534, बिहार में प्रमंडल की संख्या है 9, बिहार में अनुमंडल की संख्या 101, बिहार में गांवों की संख्या है 45,103 बिहार में। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। बिहार में अब देखिए बिहार में पुलिस जिला, ठीक है, बिहार में पुलिस जिला, तो बिहार में पुलिस जिला कितना है? 40। बिहार में पुलिस जिला है 40। बिहार में पुलिस स्टेशन, तो बिहार में पुलिस जिला है 40 और पुलिस स्टेशन है 1064। कितना है? 1064। बिहार में पुलिस जिला है 40 और बिहार में पुलिस स्टेशन है 1064। कितना है? 1064 है। और देखिए बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, क्या है? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। उसके बाद देखिए बिहार, ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी। और देखिए बिहार में जो, और देखिए बिहार की रानी दीत पहाड़ी
पहाड़ी, बिहार की रानी दीत पहाड़ी किस जिला में है? तो बिहार की रानी दीत पहाड़ी जो है ये गया जिला में है। ठीक है, बिहार की रानी दीत पहाड़ी गया जिला में है। उसके बाद देखिए बिहार की जो है बिहार की बराबर बराबर पहाड़ी, ठीक है, बराबर पहाड़ी तो बराबर पहाड़ी है किस जिला में है? जहानाबाद। ठीक है, ये जो है जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद जिला में है। ठीक है, तो बराबर पहाड़ी है जहानाबाद जिला में। उसके बाद देखिए खड़गपुर पहाड़ी, ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी। तो खड़गपुर पहाड़ी जो है ये किस जिला में है? खड़गपुर पहाड़ी ये है मुंगेर जिला में। ठीक है, किस जिला में है? मुंगेर। तो खड़गपुर पहाड़ी है मुंगेर जिला में। उसके बाद देखिए उसके बाद है राजगीर पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, ठीक है, राजगीर पहाड़ी। तो राजगीर पहाड़ी किस जिला में है? ये नालंदा जिला में। राजगीर पहाड़ी है नालंदा जिला में। ठीक है, किस जिला में है? नालंदा जिला में। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद है 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस। उसके बाद देखिए 14 फरवरी, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। उसके बाद है 21 फरवरी, क्या है? 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी। उसके बाद 28 फरवरी, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीजीएस का होता है इसका होता है रियल टाइम, क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए आईएफएससी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, तो आईएफएससी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, सिस्टम कोड। उसके बाद देखिए NASA, नासा, क्या है? NASA। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए NCERT, क्या है? NCERT
NCERT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो NCERT का होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल, ठीक है, नेशनल नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। तो देखिए NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए इसरो, क्या है? इसरो, ISRO, इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए NBFC, NBFC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NBFC इसका होता है नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी, ठीक है। तो NBFC इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है नीति, NITI, नीति, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल, क्या होता है? नेशनल 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 इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद देखिए ट्राई, क्या है? ट्राई, TRAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है टेलीकॉम, टेलीकॉम, टेलीकॉम रेगुलेटरी, टेलीकॉम रेगुलेटरी, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, 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 डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी, ठीक है। तो याद रखना है कि ट्राई का जो फुल ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए IRDA, IRDA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IRDA का होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो IRDA इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी। उसके बाद देखिए अथॉरिटी, उसके बाद है UIDAI, क्या है? UIDAI, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक, क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना है UIDAI इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक
UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया। उसके बाद देखिए IRCTC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IRCTC, IRCTC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन 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 रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, टूरिज्म, टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है खिलाड़ी और इसके उपनाम से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए आंद्रे 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 आगासी, आंद्रे आगाशी, ठीक है। तो इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है डेनिस डेनिश डेनिस दी मिनोस, डेनिस दी मिनोस। उसके बाद है पेले, ठीक है, यह एक खिलाड़ी है और इसका उपनाम क्या है? तो इसका नाम है ब्लैक पर्ल, क्या है? ब्लैक पर्ल। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पेशव भूपति, पेशव भूपति, यह खिलाड़ी है। इसका उपनाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन 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 एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। तो पेशव भूपति इनका जो उपनाम है इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद देखिए जवागल, उसके बाद है जवागल श्रीनाथ, जवागल श्रीनाथ, जवागल श्रीनाथ। इनका उपनाम क्या है? तो जवागल श्रीनाथ का मैसूर एक्सप्रेस, मैसूर एक्सप्रेस, ठीक है, क्या है? मैसूर एक्सप्रेस। उसके बाद है सरगई शरगई 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 बुबका, ठीक है, सरगई बुबका। इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है पोलवाल्ट, पोलवाल्ट का बादशाह, पोलवाल्ट का बादशाह, पोलवाल्ट का बादशाह। उसके बाद देखिए इयान इयान थोपे, इयान थोपे। इसका जो उपनाम है इयान थोपे, इसका नाम है तारपीडो, तारपीडो, ठीक है, तारपीडो। इयान थोपे इसका उपनाम है तारपीडो। उसके बाद है हरभजन सिंह, क्या है? हरभजन सिंह, हरभजन हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। इसका उपनाम क्या है? हरभजन सिंह। इसका उपनाम है टर्बनेटर, क्या है? टर्बनेटर, हरभजन सिंह। इसका उपनाम है टर्बनेटर, टर्बनेटर। उसके बाद है राहुल द्रविड़, क्या है? राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। इसका उपनाम क्या है? राहुल द्रविड़ का उपनाम है दी वॉल, दी वॉल, ठीक है, दी वॉल, दी वॉल। उसके बाद है विश्वनाथ आनंद, क्या है? विश्वनाथन विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। इसका उपनाम है लाइटनिंग लाइटनिंग किंग, लाइटनिंग किंग, ठीक है, लाइटनिंग किंग। उसके बाद है सौरभ गांगुली, क्या है? सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली। तो इनका उपनाम क्या है? सौरभ गांगुली का नाम है बंगाल टाइगर, क्या है? बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली। इसका उपनाम है बंगाल टाइगर। उसके बाद है लिएंडर 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 पेस, लिएंडर पेस, लिएंडर पेस। इसका नाम है पॉकेट, लिएंडर पेस। इसका नाम है पॉकेट डायनेमो, पॉकेट डायनेमो, पॉकेट डायनेमो। उसके बाद है मेरी कॉम, क्या है? मेरी कॉम, मेरी कॉम। तो मेरी कॉम का जो उपनाम है यह है सुपर मॉम, सुपर मॉम, क्या है? सुपर मॉम। उसके बाद है माइकल 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 माइकल
फेल्प्स, माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। इसका जो उपनाम है यह है फ्लाइंग 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 फिश। क्या है? फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश। उसके बाद देखिए शोएब अख्तर। क्या है? शोएब शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर। इसका उपनाम क्या है? शोएब अख्तर। इसका नाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। उसके बाद है मिल्खा सिंह। क्या है? मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? मिल्खा सिंह। इसका नाम है फ्लाइंग फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख। ठीक है, मिल्खा सिंह। इसका उपनाम है फ्लाइंग सिख। उसके बाद है पीटी उषा, पीटी उषा, पीटी उषा। इसका उपनाम क्या है? उड़न परी, पीटी उषा। इसका उपनाम है उड़न परी, पीटी उषा। इसका नाम है उड़न परी। उसके बाद है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यान मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर। ठीक है, इसका उपनाम है हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर। ठीक है, तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद। इसका उपनाम है हॉकी का जादूगर। अब चलिए ये नेक्स्ट पेज से जो है जीएस इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए भारत में कर्मचारी, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ठीक है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1952 से। ठीक है, तो 1952 ईस्वी में जो है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद एटेल एटेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक। ठीक है, तो इस पुस्तक के ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो ये है चार्ल्स डिफ चार्ल्स डिकेंस। कौन है? चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसके लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। उसके बाद देखिए माई स्टोरी, माई माई स्टोरी माई स्टोरी माई स्टोरी माई स्टोरी माई स्टोरी, ये आत्मकथा है। माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा। ठीक है, मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। माई स्टोरी जो है मार्टिना नवरातिलोवा की क्या है? आत्मकथा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। उसके बाद देखिए कहता है कि वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, यह है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये वाशिंगटन में है। उसके बाद देखिए प्राक्कलन में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने होते हैं? 30 होते हैं। उसके बाद देखिए खाद्य पदार्थों का
संरक्षण, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज जो है 1958 में, लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे, ठीक है, डी डुबे ने किया था। ठीक है, लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने किया था? डी डुबे ने किया था। ठीक है, डी डुबे ने किया था। उसके बाद देखिए, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को क्या कहता है? जनता के सदन। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता के सदन कहा जाता है। ठीक है, देखिए वर्णाधता, ठीक है, वर्णाधता से संबंधित, ठीक है, रंग जो है, वर्णाधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो लाल है, लाल और हरा है। वर्णाधता से संबंधित रंग लाल और हरा, ठीक है, लाल और हरा है। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय असेंबली में बम, ठीक है, केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में जो है भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, बम फेंका था। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949, ठीक है, 1949 में किसने किया था? तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद देखिए, सुंदरवन या मैग्रोव डेल्टाई, ठीक है, डेल्टाई जो है ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन या मैग्रोव डेल्टाई ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखिए, तीस्ता, क्या है? तीस्ता। तो तीस्ता जो है ये किसकी सहायक नदी है? तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेरी 51 कविताएं, ठीक है, कविताएं का संकलन, ठीक है, किसके द्वारा जो है संकलन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, तो मेरी 51 कविताएं का संकलन ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है विजयनगर राज्य की स्थापना ये जो है हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, किया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद आत्मकथा है। देखिए, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे
अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद देखिए दी चाइल्ड, दी चाइल्ड, दी चाइल्ड, दी चाइल्ड, दी चाइल्ड इज फादर, दी चाइल्ड इज फादर, दी चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, दी चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विलियम, कौन है? विलियम, विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इसके लेखक है। उसके बाद देखिए वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना जो है, वाद्य यंत्रों में, वाद्य, ठीक है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना है वीणा। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। उसके बाद देखिए कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काला पैगोडा, ठीक है, काला पैगोडा, ठीक है, काला पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे क्या कहते हैं? काला पैगोडा। तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए उसके बाद है योर्स, योर्स, योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ, ठीक है, योर्स फॉर लाइफ। ये जो है गोदरेज, ठीक है, गोदरेज कंपनी का नारा है, ठीक है, गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ, ठीक है। ये नारा किसका है? तो गोदरेज कंपनी का। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध, 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 प्रसिद्ध शिप, प्रसिद्ध शिप स्कैम स्केपिंग, प्रसिद्ध शिप स्केपिंग यार्ड, प्रसिद्ध शिप स्केपिंग यार्ड। ये जो है कहाँ? ये जो है गोवा राज्य में है। कहाँ है? गोवा राज्य में। कहाँ है? तो गोवा राज्य में, ठीक है, गोवा राज्य में। तो प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है ये गोवा राज्य में है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है काकतिया, ठीक है, क्या है? काकतिया, काकतिया, काकतिया जो है आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतिया जो है ये आंध्र प्रदेश, काकतिया जो है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतिया आंध्र प्रदेश का क्या था? शासक, ठीक है। उसके बाद देखिए मांडू, मांडू की रानी, मांडू की रानी, मांडू की रानी रूपमती, मांडू की रानी मांडू की रानी रूपमती, रूपमती, मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है, का संबंध जो है किससे है? तो बाज बहादुर से, बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर। तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध है बाज बहादुर से, ठीक है, बाज बहादुर से, ठीक है। उसके बाद देखिए सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत ये किस राज्य में है? सह्याद्री पर्वत ये जो है महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक में, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग, अशोक चक्र का रंग, अशोक चक्र का रंग होता है कैसा होता है? तो नीला होता है। अशोक चक्र का रंग नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला है। उसके बाद देखिए ताइवान, क्या है? तो ताइवान, 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 ताइवान का पुराना नाम, ताइवान का पुराना नाम, ताइवान का पुराना नाम क्या था? ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। क्या था? फार्मोसा। यह ताइवान का पुराना नाम
क्या था, तो ये था फार्मोसा। उसके बाद देखिए आराम, आराम हराम है, आराम हराम है। ठीक है, ये नारा किसने लगाया था, आराम हराम है, तो जवाहर जवाहर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत जो है बाल श्रम, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। ठीक है, बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।